आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन बरफदान की नजर। टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर आने के बाद अंदरून 4 माह में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। 6 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। रिजर्वेशन का मामला अब पूरी तरह से बर्फदान की नजर हो गया है। इस मामले पर वजीर आला से बात करने से कासिर हैं और हद तो ये हुई कि आरटीआई एक्टिविस्ट की जानिब से जवाब तलब किए जाने पर भी तकनीकी वजूहात बताकर जवाब देने से हुकूमत किनाराकशी इख्तियार कर रही है। जब रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक वजीर आला से मुतालबा किया जा रहा है तो इस मामले पर बरहमी का इजहार करते हैं और वहीं मुसलमानों की हमदर्द समझी जाने वाली एमआईएम भी इस मामले पर अब खामोश है। तेलंगाना में एमआईएम टीआरएस की हिमायती जमात है। हम आपको वज़ीर आला केसीआर की वो तकरीर सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इख्तिदार में आने के अंदरून 4 माह मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है, आप लोग 60 साल कांग्रेस और तेलुगुदेशम को देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। आज मैं वायदा करता हूं, हमको एक मौका दीजिए, जरूर मैं आपके दिलों में जगह बना लूंगा। ये अमल करके बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत से सीखेगा मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव को करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। देश को हम सबक सिखाएंगे यहां से, ये मैं आपको वायदा करता हूं। ये तो एक रैली में उन्होंने कहा और अब असेंबली में अपने खिताब के दौरान केसीआर ने पड़ोसी रियासत तमिलनाडु की तर्ज पर तेलंगाना में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी। आइए सुनिए। పేదవాళ్ళు ఉన్నట్టునే ముస్లింలలో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదైనా సరే ఫైట్ చేస్తేనే వస్తుందండి. మంచితనంతో ఇది రాదు. నాకు విశ్వాసం ఎక్కువ, నాకు కొంచెం ఆత్మవిశ్వాసం పాలు ఎక్కువ. తెలంగాణ వస్తుందని ఎవడూ అనుకోలే ప్రపంచంలో. నేను ఒక్కనే బలంగా నమ్మినా వచ్చింది. అట్లనే ఈ రిజర్వేషన్ కూడా నేను ఏ కారణంతో ఆర్గ్యూ చేస్తున్నానో ఒక నేను కాదు, నేను భూమి ఆకాశం అంతా ఒకటి చేస్తా. అవసరమైతే ఇండియాలో ముఖ్యమంత్రులందరినీ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాం ఢిల్లీలో. ఏం చేయాలనో చేసి న్యాయం కోసం చేసే కొట్టాట న్యాయం కోసం అయినప్పుడు తమిళనాడు విషయం సుప్రీంకోర్టులో ఉంది కదా, ఓకే సుప్రీంకోర్టు మీద జో తమిళనాడు का साथ होता हो हमारे साथ होता, तब तक तो हमको दो అనే పద్ధతిలో మనం పోరాటం చేయాలి. అవసరమైతే తెలంగాణ యావత్ మంది ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ప్రజాప్రతినిధులందరం పోయి జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేసినా సరే ఇది సాధించుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి మనం రావాలి। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट एसक्यू मसूद के अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के कन्वीनर इफ्तिखार अहमद और कांग्रेस पार्टी के तर्जमान शुजात अली मौजूद रहे। आप सभी का खैर मकदम है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों को रिजर्वेशन कब मिलेगा और रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत की मंशा आखिर है क्या मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिल सकता है या नहीं। पहले शुरुआत करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट एसक्यू मसूद, जिन्होंने आरटीआई डाली थी उसका जवाब नहीं दिया, कुछ तकनीकी कारण बताए गए हैं। मसूद साहब, क्या चीजें आपने पूछी थी सरकार से और क्या वजूहात बताई गई हैं? मसूद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। इतने साल से जो रिजर्वेशन का मामला चल रहा था, कुछ महीनों से हम लोग जो ना रिजर्वेशन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है माइनॉरिटीज को लेकर के उस पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। बजट और स्कीम सारी चीजें, पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने जो गवर्नमेंट ने जो केस बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था तेलंगाना हुकूमत ने जी, हम उसको स्टडी करना चाह रहे थे जो मटेरियल इन्होंने भेजा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी पूछे थे कुछ साल पहले, तो हम ये चाह रहे थे कि जो मटेरियल जो केस तेलंगाना हुकूमत ने बनाया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था उसको जना आगे बढ़ाने के लिए हम उस मटेरियल को स्टडी करना चाह रहे थे। और कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है सिविल सोसाइटी की या मुसलमानों की कि उसके केस को मजबूत बनाने के लिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, उस सारी चीजों को हम देखना चाह रहे थे। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आरटीआई फाइल करके पूछा था कि आपने जो प्रपोजल दिया है हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसकी हमको कॉपी दीजिए और वहां से जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए उसको जो कंपाइल किया गया उसके कॉपीज हमको दीजिए। ठीक, उन्होंने वो आरटीआई को माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना हुकूमत को फॉरवर्ड किया
और तेलंगाना हुकूमत माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन के लिए जो ना बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है। और ताज्जुब की बात यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डील करता है मुसलमानों के सारे मामलों को, उनके पास उसके कॉपीज नहीं है। बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो मुझे रिप्लाई करके बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट की जाती है अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ RTI एक्ट, जिसका मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कैबिनेट के पास हो और वो कोई मामले पर डिसीजन लेना चाह रही है उस पर, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो एग्जेम्प्टेड है। फिर मैंने उसको स्टडी किया, एनालाइज किया, फिर मैंने अपील फाइल की और मैंने कहा कि जब इस सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि डिसीजन होने से पहले जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जी, लेकिन जब डिसीजन हो चुका है स्टेट लेवल पर और उसे हुकूमत हिंद के पास भेजा गया है फैसले के लिए, उसके आगे के मामले को तय करने के लिए, तो ये RTI के पर्व्यू में आता है। अच्छा, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया टेक्निकल बेसिस पे कि इसका डिसीजन नहीं हुआ, ये पेंडिंग मैटर है। तो इसी तरीके से टेक्निकलिटीज का मामला नहीं है, क्योंकि अगर आपकी नीयत अगर साफ है तो आप सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखिए। आपने जो केस बनाया उसको आप पब्लिक डोमेन में रखिए, लोग उस पर अपनी राय देंगे, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम वो सारी चीजें उनसे बात करना चाह रहे थे हुकूमत से, पर उन्होंने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी है, मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के कन्वीनर हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन के हामी हैं। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से मसूद साहब ने सारी तकनीकी चीजें रखी, सरकार इस चीज को कहीं ना कहीं नकार रही है या एक तरह से कोशिश कर रही है कि ये पब्लिक डोमेन में ना जाए, जिस तरह से मसूद साहब कह रहे हैं। अगर फैसला कर लिया गया है, सरकार देना चाहती है, और अक्सर होता है रियासती सरकार मरकजी सरकार के पाले में गेंद डाल देती है कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, मरकज की तरफ से रुकावट है, तो फिर सरकार पब्लिक डोमेन में ये चीजें क्यों नहीं लाना चाहती? सवाल ये है इफ्तिखार अहमद साहब। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 2014 में इलेक्शंस हो रहे थे जी, उस वक्त जो है TRS पार्टी के सरबराह KCR साहब ने वादा किया था कि अगर हम इख्तिदार में आएंगे तो मुसलमानों को 4% जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, मैं ये मुनासिब समझता हूं कि मुसलमानों का वर्ड यूज करने के बजाय अगर हम ये कहें कि समाजी और तालीमी एतबार से जो पसमानदा मुसलमान हैं उनका जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उनको एनहांस करते हुए 12% रिजर्वेशन करने की बात कही थी। ठीक 2014 में जब इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सुधीर कमेटी। ठीक, सुधीर कमेटी ने 1 साल के तवील अरसे तक जो है इस पर स्टडी किया और एक जामे रिपोर्ट जो है हुकूमत तेलंगाना को सबमिट की जी। उसके फौरी बाद 2015 में हुकूमत तेलंगाना ने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, क्योंकि अगर हुकूमत चाहती है कि किसी भी तबके के अगर रिजर्वेशन में इजाफा करना है या किसी को कम करना है या किसी कैस्ट को इंक्लूड करना है तो हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है कार्रवाई करे। तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी यहाँ पर कायम हुआ तेलंगाना में जी। और तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का पहला काम यही रहा कि वो इसके ऊपर स्टडी करके यानी अवामी समाअत उन्होंने की जी, पूरे रियासत का दौरा किया, एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट की। ठीक, और इसी तरह 2017 में तेलंगाना असेंबली के अंदर जो एक एक्ट पास किया गया, यानी बाज़ाब्ता तौर पर एक बिल पास किया गया और वो बिल पास करते हुए इस बिल को जो है उन कमीशनों की रिपोर्ट के साथ, अभी जैसा कि मेरे दोस्त फरमा रहे थे, पब्लिक डोमेन में आपको जो है सुधीर कमेटी की रिपोर्ट अवेलेबल है, बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट अवेलेबल है और इसके साथ साथ जो वहां पर बिल पास किया गया असेंबली के अंदर वो भी आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। तो इन 3 चीजों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर जरूरी है, क्योंकि जो 50% का जो कैप है इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया है उसको तमिलनाडु की तर्ज पे अगर हम करना चाहते हैं, यानी अगर हम शेड्यूल 9 के प्रोटेक्शन में अगर हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर इसका प्रोटेक्शन ले, वहां पर एक बाज़ाब्ता जो है अमेंडमेंट करके जो है रिजर्वेशन को इनहांस करे। तो ये मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्टिल अभी भी पेंडिंग है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की जो मंशा थी या जो नीयत थी वो काम उन्होंने किया है। सुधीर कमेटी भी बनाई, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सारी कमेटियां बनाई, सब कुछ किया, 6 साल गुजर गए। बिल पास मसूद साहब का सवाल यही है, जब आपने सब कुछ किया है तो फिर उसका जवाब तफसीली तौर पर आप कहां तक पहुंचे, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आपका, ये बताया नहीं जा रहा है। ये टेक्निकल ये हो सकता है कि इसके अंदर, क्योंकि अभी मसूद साहब के पास एक और मरहला भी है कि वो इंफॉर्मेशन कमीशन से भी रुजू हो सकते हैं सेकंड अपील के जरिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपील भी शायद की है जी, बिल्कुल वो तो करेंगे। तलब करेगा उन ओहदेदारों को और पूछेगा कि
उन्होंने ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये सबजुडाइज मामला है, ऑलरेडी कमीशन के परव्यू में अभी ये पेंडिंग है। तो मैं समझता हूं कि जो भी आपके एतराजात होंगे, जो इंफॉर्मेशन आप चाहते थे वो इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिला तो जो है कमीशन जरूर जो है मैं समझता हूं कि ठीक है, वो आगे की कार्रवाई तो करेंगे ही। जब यहां तक पहुंचे हैं तो फिर क्यों रुकेंगे। शुजात अली साहब, जिस तरह से कांग्रेस अक्सर कहती आई है कि 4% रिजर्वेशन जिस तरह से कांग्रेस के दौर में दिया गया, उसके बाद अपोजिशन की तरफ से सवाल रहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से 4% कामयाबी के साथ दिलाया गया लोगों को, मुसलमानों को खासकर अगर हम बात करें, लेकिन इसके बाद ये मामला 12% पर आकर लटकता है। आप लोग एहतजाज करते हैं, सरकार खामोश होती है, लेकिन आवाम ये जानना चाहती है कि वाकई क्या ये रिजर्वेशन मिलेगा भी या नहीं। देखिए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के केसीआर, मैं इनको झूठों का सरदार कहूंगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि 4 महीने के अंदर रिजर्वेशन ले आएंगे मुसलमानों के लिए। क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि 4 मुसलमानों को मैं कैबिनेट में लूंगा, उसका क्या हुआ? इन्होंने पहले अपनी मियाद में एक डिप्टी सीएम मुसलमान को और एक डिप्टी सीएम शेड्यूल कास्ट के लीडर को बनाया था, वो उसको फरामोश करके आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर 12% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो मैं पार्लियामेंट के सामने धरना दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टरों को बुला करके बात करके इसका एक हल निकालूंगा, वो भी इन्होंने नहीं किया। फिर ठीक है भाई, आपने असेंबली में कानून पास कर दिया। कानून पास करने के बाद आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला, गैजेट क्यों नहीं निकाला, जिस तरह का जो है वाईएसआर ने निकाला था, जिसके ऊपर अभी भी अमल हो रहा है। लोग कोर्ट को जाने दीजिए उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह कहकर मुखालिफत की थी कि मुसलमानों को दस्तूर में रिजर्वेशन देने की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट के लोगों को 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान करते हुए अपनी पॉलिसी बदल दी, कानून में तरमीम कर दी, पार्लियामेंट में बिल पास किया और कई रियासतों में मुसलमानों के बशमूल तमाम अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन की राह फराहम हो चुकी है। तो कहां पर रुकावट है? रुकावट इसकी नीयत में है। सरकार की नीयत खराब है। यह सरकार सिर्फ वोटों की सरकार है, इलेक्शन की सरकार है। प्रैक्टिकली ये जीरो है। अब देखिए जो हालत इस वक्त हुई है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की बात की जाती है बार बार कि जो है इतने स्कूल्स खोले हैं, अब वहां की हालत जाकर देखिए क्या हाल है। सरकार की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं हुई, जैसा कि इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि 100% सारी चीजें दे दी बिल्कुल नहीं, संजीदगी है ही नहीं सरकार के पास। अरे भाई, आप जब असेंबली में पास कर चुके हैं तो गैजेट क्यों नहीं निकाला आपने? मैं हमारे इफ्तिखार साहब से कहना चाहूंगा कि अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि 4% रिजर्वेशन जो चल रहा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारे शुजात साहब को कहना चाहूंगा कि 2004 में जब ये वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार आई और 2007 में 4% रिजर्वेशन यहां पर दिया गया और हाईकोर्ट ने इसको स्टक डाउन किया। स्टक डाउन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उस वक्त की 2010 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। आज जो 4% रिजर्वेशन चल रहा है वो स्टे की बुनियाद पे चल रहा है। नहीं, अरे भाई किसी मिल तो रहा है ना रिजर्वेशन। आपने क्या किया? आप तो तालीमात में बैठे हुए हैं। मेरी बात आपने क्या किया वो बताइए। सुन लीजिए आप देखिए, आपने जो रिजर्वेशन दिया था वो नामुमकिन था। आप आवाम को बताइए, आप आवाम से बताइए। अगर आप रिजर्वेशन के चैंपियन हैं तो आप डिफेंड मत कीजिए गवर्नमेंट को। आप मैं हकीकत बताना चाह रहा हूं, सुनने के लिए तैयार नहीं। आप सुनिए ना, हकीकत क्या है बताइए। सुप्रीम कोर्ट में हाँ इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में आज भी स्टे पे बिल्कुल मगर अमल तो हो रहा है ना। हजारों बच्चों को एडमिशन मिले, हजारों लोगों को नौकरी आज भी स्टे पर है। क्या कर रहे हैं? और जो रिजर्वेशन आपने उस वक्त दिया था, उसी वक्त पार्लियामेंट की मंजूरी लेते तो वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो हमने किया भाई, आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो पार्लियामेंट को बुलाया ना, धोखा दिया ना। झूठ कहाँ पर झूठ का किसी को धोखा नहीं दिया। ये इल्जाम आप जो है गुज़िश्ता इलेक्शन में भी लगाए और हमने आपको बता दिया कि आपका मुकाम क्या है। एक्शन प्लान नहीं है, कई लोग मर रहे हैं, आप झूठ है। आप सिर्फ एक ही अगर मुहावरा दोहराएंगे तो नहीं होगा। ये बात अगर मुहावरा नहीं दोहरा रहा हूं मैं, आप बताइए 12% रिजर्वेशन के लिए बिल्कुल इसलिए नहीं आया क्योंकि मरकज में जो सरकार है, देखिए आप फाइट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए। वो नहीं, आप टीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं या आप लड़ रहे हैं?
रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन देना चाह रहा है उसकी सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, अगर आप रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं तो यहाँ पे आरटीआई की सारी बातें मौजूद हैं। ठीक है, और जवाब ठीक है, सपोर्ट इसलिए नहीं दिया। हर कोई चाहता है कि अथलीटों को यहाँ रिजर्वेशन मिले, लेकिन तकनीकी चीजें कहां पर आकर किस चीजों की लेकर रुकावट हो रही है, इस पर सियासत न हो, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, अकलियतें चाहते हैं कि वाकई उनके लिए सरकार संजीदा है या कुछ कर भी रही है। यही चीज जो है मसूद साहब भी जानना चाहते हैं, ताकि आवाम के बीच ये सारी चीजें लाई जाए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर, श्रीधर रेड्डी, जो कि तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान है। श्रीधर रेड्डी जी, तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर काफी सियासत हो रही है। टीआरएस ने वादा किया था, कहां तक पहुंचा? अब गेम जो है यह बताया जा रहा है कि मरकज के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के पाले में है। क्या बीजेपी तायद करती है मुसलमानों की जो यहां पर बिल्कुल बुरी हालत में है, जिनकी जो है सोशल इकोनॉमिकल जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत कमजोर है, उस पर वो सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है। बीजेपी क्या कुछ इस पर तायद करेगी? श्रीधर रेड्डी, लगता है हमारा राब्ता नहीं हुआ हमारे साथ। मसूद साहब, आपने आरटीआई फाइल की, उसको नकार दिया गया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं सर, जैसा कि इफ्तिखार साहब ने पूरी तफसील बताई, सरकार रिजर्वेशन के मामले में संजीदा है, जहां तक वो पहुंची है उम्मीद की जा सकती है कि क्या कुछ सरकार ने किया है और कर सकती है? मसूद साहब जी, इसमें जब से मैं हमारे दोस्तों को सुन रहा था, किसी का कुछ आर्गुमेंट है, किसी का कुछ आर्गुमेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए नीयत की बात जो चल रही है कि टीआरएस हुकूमत की नीयत इसमें है देने की और वो देगी। अब मैं थोड़ा सा जो ना राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड की बात करना चाहूँगा। बहुत ही सीधे आदमी थे बेचारे, उन्होंने जो ना वायदा किया था 5% रिजर्वेशन का मुसलमानों को, और उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। जैसे उन्होंने जो ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया 5% रिजर्वेशन को। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन दिया गया कि क्योंकि 5% अगर हम मुसलमानों को देते हैं रिजर्वेशन, तो वो 50% का जो स्लॉट है वो उसको क्रॉस करेगा। फिर से उसको जो ना स्टेट गवर्नमेंट को वापस भेजा गया कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके भेजें। स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उनको अमेंड करके 4.5% रिजर्वेशन का जो ना भेजा गया। 4.5% रिजर्वेशन इंटरम ऑर्डर के तौर पे जो ना आंध्र प्रदेश में जब मिला मुसलमानों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, उस वक्त राजशेखर रेड्डी सरकार ने इंटरम ऑर्डर में मिला था। जो कुछ तब्दीलियां की, लेकिन काम किया, उसका फायदा अभी भी मिल रहा है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया। श्रीधर रेड्डी तर्जुमान बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर उनसे पूछ लेते हैं। रेड्डी साहब, जिस तरह से तेलंगाना में टीआरएस सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किए हुए 6 साल हो गए, और अब ये गेंद जो है मोदी सरकार के पाले में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ जो है मरकजी सरकार पर छोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तेलंगाना में आप भी हैं, यहाँ के मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये रिलीजियन कोई भी कौम के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है ऐसा रिजर्वेशन देने। नहीं, रिलीजियस के नाम पे नहीं पूछा जा रहा है, रिलीजन के नाम पे नहीं पूछा जा रहा है जी। इकोनॉमिकल और एजुकेशनल उनकी जो हालत है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस बोल के हमको ऑलरेडी 10%, आज कोई भी पहले गवर्नमेंट कांग्रेस हो या दूसरे गवर्नमेंट वो नहीं करे थे। मोदी गवर्नमेंट ने 10% ईबीसी रिजर्वेशन दिए, उसमें चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी लोगों को जो पावर्ड कास्ट में मतलब वीक फाइनेंशियली वीक है उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता। मगर रिलीजन के नाम पे जो मुस्लिम्स को 5% देना, किसी और को 10% देना, ये नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा ये क्लियर कट ये है स्टेटमेंट है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी रिलीजियस। ठीक है, आपका जवाब शुजात साहब देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है शुजात अली साहब जी। श्रीधर रेड्डी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जात पात की बुनियाद ही पर तो रिजर्वेशन दिया है। अपर कास्ट के जो है हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, रिलीजियस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कमजोर रिलीजियस लोगों को नहीं दिया आपने रिजर्वेशन, डाइल्यूट नहीं किया आपने वोट के खातिर। अरे यहां तो जेन्युइन केस है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का, उसको आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? वो भी पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट नहीं करना भी पॉलिटिक्स, और वो 10% जो है अमेंडमेंट करके ले आना भी पॉलिटिक्स है। ये डुअल स्टैंडर्ड की बात है ना, ये डुअल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा भारत में। नहीं, सुनिए, जब आपने 10% रिजर्वेशन दिया अपर कास्ट के लोगों को, क्यों दिया? जिलानी साहब, ठीक है, आप जवाब दीजिए। अपर कास्ट ने
हाँ, अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको ये 10% रिजर्वेशन है। ये सालों से बरसों से ये डिमांड था। और रिलीजियस कोई भी रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये मैंने नहीं लिखा है, अंबेडकर जो लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया है उसमें प्रोविजन नहीं है। अगर कोई भी पार्टी कोई भी पॉलिटिकल संगठन बात करती है खाली वो इलेक्शन के लिए वोट नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। हमारे केसीआर भी आज तक क्यों नहीं करे, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको मालूम है कि ये हो नहीं सकता, ये पार्लियामेंट में पास भी नहीं हो सकता। अगर पार्लियामेंट करे तो भी कोर्ट ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट में ये चलता नहीं है, वो स्टैंड नहीं कर सकता। जी इफ्तिखार साहब आपने कई तफसीली चीजें आपने रिजर्वेशन को लेकर बता दी। अब श्रीधर रेड्डी भी यही बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाता है, पास होता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट में लटकेगा मामला। एक मिनट, ओवैसी और केसीआर मिलकर पूरे मुसलमानों को तेलंगाना में उन लोगों को चीट कर रहे हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, बहुत इख्तिसार से। मैं हमारे बीजेपी के लीडर हमारे दोस्त को ये बताना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन जो दिया गया गुज़िश्ता में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने, वो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक, ये सोशली और एजुकेशनली बिल्कुल सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए ये रिजर्वेशन रखा गया है। लेकिन सरकार कहां तक पहुंची, एक्टिविस्ट आरटीआई जिन्होंने फाइल किया था उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया गया, इस पर ही शुबा है। लेकिन सरकार की नीयत साफ है तो ये जरूर काम होगा। आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। आदाब।